So today students we are starting reactive intermediates. अब ये reactive intermediates क्या होते हैं? These are short-lived and highly reactive chemical species formed during organic reactions. ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान ये नहीं होता कि आपका जो वो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट ही बन जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम भी बताया था। ओके, ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने से पहले, एक मिनट रुको, जैसे हमने किया था ना कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने से पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव एंड दे आर हैविंग वेरी शॉर्ट लाइफ। ओके, इतनी शॉर्ट लाइफ कि इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, बट इनकी प्रेजेंस महसूस की जा सकती है रिएक्शन के दौरान, तभी तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, एक्चुअल में ये होते हैं बट दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ओके, अब इन्हीं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी दीज कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कौन कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? दीज आर कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट थ्री हैं दीज आर इन योर सिलेबस। वैसे कार्बिन और नाइट्रीन कॉम्पिटिटिव में बनते हैं, ठीक है, बट ये भी मतलब ये रेयर टॉपिक है, +1 +2 लेवल के रेयर हैं, बट ये भी कॉम्पिटिटिव में वैसे बन जाते हैं क्वेश्चन, रेगुलर सिलेबस में ये नहीं बनेंगे। ओके, आपके पास दीज आर द थ्री मेन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कार्बोकैटायन जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, कैटायन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बो मींस जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बन आयंस जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। उसके बाद फ्री रेडिकल्स, जिसमें फ्री रेडिकल मतलब जिसमें किसी एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। वैसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में जब हो उसको लोन पेयर बोलते हैं, बट जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उसको रेडिकल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेडिकल। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कार्बोकैटायन। केमिकल स्पीसीज bearing a positive charge on carbon and carrying 6 electrons in its valence shell are called carbocations और कार्बेनियम आयंस। कार्बोकैटायंस को कार्बेनियम आयंस भी बोलते हैं। हालांकि इनका जो आप कह लो कि ज्यादा मशहूर जो नाम है वो कार्बोकैटायन ही है, बट कई बार जैसे मान लो आपको कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए वो कार्बेनियम आयंस भी लिख सकते हैं। और पहले इनको कार्बोनियम आयंस भी बोला जाता था। मतलब कार्बोनियम आयन, कार्बेनियम आयन, कार्बोकैटायन एक ही बात है। ओके, और ये होते क्या है? ऐसा कार्बन एटम जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, देन दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायंस बनते कैसे हैं? जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये कार्बन और एक्स के बीच में बॉन्ड है। एक्स कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अगर ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूट जाए और ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस एक्स के ऊपर चले जाएं, तो व्हाट विल हैपन? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया ना, एक्स के ऊपर। तो आपके पास यू विल गेट दिस कार्बोकैटायन, ये आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा एंड एक्स नेगेटिव निकल गया। अब इस कार्बन में खासियत क्या है? इसके अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऐसा होता है कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, कार्बोकैटायंस की क्लासिफिकेशन। कार्बोकैटायंस कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री। ये वाली टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, 3 डिग्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, कार्बोकैटायंस के केस में 1 डिग्री का मतलब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, देन दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज द टर्शरी कार्बोकैटायन।
और अगर आपके पास कार्बन जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बस 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ना तो ये प्राइमरी है, ना ये सेकेंडरी है, ना ये टर्शरी है। इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकटायन। ओके। आगे है आपके पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कि अगर हमें बताना हो कि इनमें से कौन सा कार्बोकटायन सबसे स्टेबल होता है और कौन सा सबसे कम स्टेबल होता है, तो आपका टर्शरी कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन एंड मिथाइल कटायन इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। बट वाई? ठीक है। अब ये जो वाई का आंसर है, हम फैक्टर्स में ढूंढेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोकटायन को स्टेबल करेंगे और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोकटायन को डीस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है। तो इसको अभी आगे ये पैराग्राफ पढ़ के समझाने से पहले मैं आपको पहले क्लैरिटी कर दूं कि कौन से फैक्टर होंगे जो इस पॉजिटिव चार्ज को, जो इस कार्बोकटायन को स्टेबल करेंगे। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डेंस होगा और जितना ज्यादा लोकलाइज्ड रहेगा, उतना ही ये जो कार्बोकटायन है ये अनस्टेबल होगा। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा या जितना ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा ऑन वन प्लेस, एक प्लेस पे ही, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो आपका कार्बोकटायन है उतना ही ज्यादा डीस्टेबल होगा। इट मींस वो सारे फैक्टर जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करें किसी तरीके से, किसी भी तरीके से। पॉजिटिव कम कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन दे के ना, इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, या इस पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से उठा के एक एरिया में स्प्रेड कर दें, लोकलाइज्ड ना रहने दें और इसको एक पूरे एरिया पे स्प्रेड कर दें, एक पॉइंट पे ना रख के इसको एरिया में स्प्रेड कर दें। वो फैक्टर कार्बोकटायन को स्टेबल करेंगे। ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक पॉइंट पे रहता है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो वो कार्बोकटायन डीस्टेबल होता जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कोई फैक्टर है जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करे, या ऐसा कोई फैक्टर है जो इस पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पे ना रख के एक एरिया पर स्प्रेड कर दे, वो फैक्टर आपके इस कार्बोकटायन को स्टेबल करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकते हैं या एरिया पे स्प्रेड कर सकते हैं, और वही फैक्टर जो है वो कार्बोकटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। जिस कार्बोकटायन में जितने ज्यादा वैसे फैक्टर होंगे, वो कार्बोकटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अब सभी को पढ़ते हैं बारे वन बाय वन। सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बारे में आपने पढ़ चुके हो पहले भी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? दो तरीके का होता है, प्लस आई माइनस आई। ऐसा ग्रुप जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ऐसा ग्रुप जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है चेन से, उसको बोलते हैं कि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ओके। प्लस आई इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप टेंड्स टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कार्बोकटायन। अगर आपके पास कार्बोकटायन के ग्रुप के ऊपर, कार्बोकटायन वाले कार्बन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जितने ज्यादा लगे हुए हैं उतना ही कार्बोकटायन का ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो आपके कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये टर्शरी कार्बोकटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। ठीक। तो आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो ये अगर 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। इसके यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट इसके ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं। अगले वाले में 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, उससे अगले वाले में सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और इसमें तो नो प्लस आई इफेक्ट। ओके। तो इट मींस इसमें प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसकी थोड़ी बहुत पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम तो होगी ना, तो जिससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बट इसमें प्लस आई इफेक्ट दो ही है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है। इसके केस में एक ही प्लस आई इफेक्ट है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है। ओके। और इसके केस में तो कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो इट मींस जो मिथाइल कार्बोकटायन है वो सबसे कम स्टेबल होगा और टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। अब उल्टा भी सोचते हैं, अगर ऐसे ग्रुप लग जाएं जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, मान लो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लग गया, लेट अस से फ्लोरीन लग गया। आपको पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा कार्बन से।
ओके, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा। ओके, तो अगर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लग जाएं कार्बोकटायन के ऊपर, और जितने ज्यादा लगेंगे उतना ही ज्यादा आपका कार्बोकटायन डीस्टेबलाइज होता जाएगा, क्योंकि उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। Minus I effect of any group tends to increase plus positive charge density of the carbocation, therefore decreases stability of carbocation. इसलिए ये कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देंगे। ओके, सो दिस वाज द इंडक्टिव इफेक्ट। ये सिर्फ एक फैक्टर अभी पढ़ाया मैंने जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, इसके पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करके या ज्यादा करके। ऐसे ग्रुप जो इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेंगे, मतलब जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और जो इस प्लस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, वो इस कार्बोकटाइन को डीस्टेबलाइज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर व्हिच कैन इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकटाइन इज द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, carbocations in which positively charged carbon atom is attached to a double bond or a benzene ring are stabilized by the resonance। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के दौरान, जैसे रेजोनेंस यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जिस वजह से इसकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और डेफिशिएंसी इसमें क्रिएट हो जाएगी, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चल के यहाँ आ गया। इट मीन्स जब रेजोनेंस होती है तो पॉजिटिव चार्ज एक जगह ना रह के एक एरिया पे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह लोकलाइज ना होके एक एरिया पे स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, इट मींस जितनी ज्यादा रेजोनेंसेस होंगी उतनी ही ज्यादा स्प्रेडिंग होगी। और मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा उतना ही आपका कार्बोकटाइन स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट से आपके कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे अलाइलिक कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। ओके, ठीक। अगर मैं बेंजाइल कार्बोकटायन की बात करूं तो इसके केस में तो देखो, यहां से डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, यहां इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, बट इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था ना जब ये रेजोनेंस होगी। ठीक, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाद में इस पॉजिटिव को यहाँ पे शिफ्ट करने का तरीका क्या है, ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएं तो पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा। ऐसे करते करते आपके पास कितने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहे हैं, रेजोनेंस बन रहे हैं। मैं रेजोनेंस ये बना के दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चों से रेजोनेंस बनती नहीं है। प्रैक्टिस कर लेना रेजोनेंस की। ओके, क्लियर। तो आपके पास ये है बेंजाइल कार्बोकटायन, ये वाला। ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले वो ये यहाँ पे आएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहा, जब ये डबल बॉन्ड बनेगा एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को मिल जाएगा ना, जिससे इसकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। तो होगा क्या, और एरो में हमेशा आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाते हो। एरो ऐसे दिखाने का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, इस इन दोनों के बीच में। तो आपके पास अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड CH2। बट जब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करे तो इस कार्बन में डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन छिन चुका है, डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका था ना। ओके, तो आपके पास, तो इनडायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव चार्ज चलता चलता इधर आ गया। अब आगे क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आपके पास अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फिर ये उसके बाद इन दी एंड फिर दोबारा वही चीज हो जाएगा, डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे।
and you will get this. ओके, तो इस तरह आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के ऊपर चल पड़ा, या कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह ना रह के वो इतने एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा पूरे पे। तो रेजोनेंस के कारण इस कार्बोकटायन, ये जो बेंजाइल कार्बोकटायन बोलेंगे ना इसको, ओवरऑल इसका नेम है बेंजाइल कार्बोकटायन, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो इसलिए बेंजाइल कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। ठीक है, मोर मोर द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जैसे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है कि एक कार्बोकटायन है वो 3 फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे फिनाइल रिंग से। ऑब्वियस है, अगर 3 फिनाइल से रिंग से जुड़ा है तो इसके साथ भी रेजोनेंसेस करवाएगा, इसके साथ भी रेजोनेंसेस करवा सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंसेस करवा सकता है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतने पूरे एरिया में स्प्रेड कर जाएगा, और जितने ज्यादा एरिया पे स्प्रेड करेगा, मैंने क्या बोला था, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। इसके केस में 2 फिनाइल के साथ जुड़ा है और इसके केस में सिर्फ 1 फिनाइल के साथ जुड़ा है। तो जिसमें 3 फिनाइल के साथ कार्बोकटायन जुड़ा है वो सबसे स्टेबल होगा, जिसमें 2 के साथ जुड़ा है वो थोड़ा कम स्टेबल होगा, और जिसमें एक ही फिनाइल है कार्बोकटायन के साथ जुड़ा वो सबसे कम स्टेबल है, अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए। ओके, और एक और फैक्टर है जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में मैंने क्या बताया था, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और कार्बोकटायन वाला जो कार्बन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट वाले जितने भी कार्बन है उनको बोला जाएगा अल्फा कार्बन, और उनके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं उनको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो आपका क्या होगा, ये रेजोनेंस शो करवा सकते हैं लाइक दिस। ओके, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो यहाँ पे रेजोनेंस शो करवाने के लिए जा सकते हैं। यही कंडीशन थी ना हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ठीक, तो जैसे आपके पास ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन है, ऐसे होता है ना टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, इसको टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला CH3 एक्सपैंड करके दिखा दिया, ये दोनों CH3 सिंपल लिख दिए, ये वाला CH3 एक्सपैंड कर दिया, तो आपका यहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाली एक हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। ये चीज इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी हो सकती थी। ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड एज सच रहता, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे दिखाता हूँ, मतलब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज सच रहता, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस करवाने के लिए चले जाते, तब कार्बन H पॉजिटिव ये बनता। ओके, और सिमिलरली ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी हो सकता था। तो मतलब आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कार्बोकटायन के साथ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करवाएगा, 1 2 3। ओके, मैंने बताया था कि एल्काइल ग्रुप के ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन वो शो करवा सकता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। ओके, क्लियर। तो 3 इसके कारण, 3 ही इसके कारण हो सकती हैं, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन ही है और इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं, और सिमिलरली 3 ही हाइपर कॉन्जुगेशन इसके कारण हो सकती हैं। तो टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन के केस में। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरह की रेजोनेंस ही है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा। देखो यहां से चल के पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे आ गया। ओके, सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे भी आ सकता था, सिमिलरली ये नीचे वाले हाइड्रोजन पे भी आ सकता था, और बाकी इनके केस में भी ऐसे ही है। ओके, तो आपके पास क्या होगा, एक एरिया पे स्प्रेड हो रहा है, मतलब जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी कार्बोकटायन की। ओके, सिमिलरली आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन कौन सा होता है, CH2 पॉजिटिव, जिसके साथ ये ऐसे लिखते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, इसको बुक में आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, CH3 पॉजिटिव, CH पॉजिटिव CH3 ट्वाइस। ओके, मतलब 2 डिग्री कार्बोकटायन है ये, इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक, तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो इसमें टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ओके, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन थे ना टर्शरी ब्यूटाइल में,
इसके केस में कार्बोकटायन के पास कार्बोकटायन से सिर्फ 2 अल्फा का कार्बन जुड़े हैं, जिनके ऊपर 3-3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो टोटल इस कार्बोकटायन में 6 हाइपर कॉन्जुगेशन होनी है। ठीक है, तो इट मींस आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन में सिर्फ 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हुई, वेयर एज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन में 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हुई। तो ऑब्वियस है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। और अगर इथाइल कार्बोकटायन की बात करें, इथाइल कार्बोकटायन कौन सा होगा? ये वाला। ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके ऊपर 3 ही हाइड्रोजन है। तो इट मींस इसके 3 हाइड्रोजन की वजह से 3 ही हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती हैं, और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं करेगा। ओके, क्लियर। और मिथाइल कार्बोकटायन के केस में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती ही नहीं है, क्योंकि इसके केस में अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं उठता, अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। ओके, तो ये आपके पास स्टेबिलिटी, ये वाला जो स्टार्टिंग में हमने ऑर्डर पढ़ा था, ये वाला कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और मिथाइल सबसे कम स्टेबल होता है। इसको कौन कौन से फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हुआ, क्योंकि 3 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होता है। ओके, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। और 3 डिग्री के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन भी 9 होती हैं, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन आर देयर। ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन ही है जिसको 3 डिग्री बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री में की, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और ये मिथाइल है। ठीक है, और वैसे ही इसका नेम क्या है? इथाइल कार्बोकटायन। इसका नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। और नेक्स्ट वाले का नेम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। ओके, ये आपके पास। ठीक, तो 3 फैक्टर जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं कौन कौन से हो गए? पहला था इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरा है हाइपर conjugation effect. These are the 3 factors which affect stability of carbocations. Okay, clear? तो जब भी आपने किसी भी कार्बोकटायन या मान लो 2 कार्बोकटायन को कंपेयर करना है आपस में, तब आपने क्या करना है? तब आपने बस उन दोनों में ये देख लेना है कि कौन से फैक्टर हैं, किसी कार्बोकटायन को स्टेबल करने वाले कितने ज्यादा फैक्टर हैं। जिसमें ज्यादा फैक्टर होंगे वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें कम फैक्टर होंगे वो कम स्टेबल। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास कार्बोकटायन ही चल रहा है अभी, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? देखो, अगर कार्बोकटायन स्टेबल होगा तो वो उतना ही लेस रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा होगा एज कंपैरिजन टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम, और मिथाइल उससे भी कम। ओके, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर में मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकटायंस। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हम करेंगे अब कार्बोकटायन का ऑर्बिटल, मतलब कार्बोकटायन कैसा दिखता है। देखो, जैसे हमें पता है कि कार्बोकटायन जो है वो सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए होता है। ओके, क्लियर। और उसके केस में 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, तो इट मींस कार्बन का जो एक पी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा एज सच। ओके, तो ये कार्बन का एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड। ओके, ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में, जैसे ये आपकी मोबाइल स्क्रीन की प्लेन में ये तीनों बॉन्ड, और ये वाला जो है ये आपकी मोबाइल स्क्रीन से ऊपर को आ रहा है लोब, और ये वाला जो है वो नीचे को जा रहा है। मतलब ये एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में, और ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है ये परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिस प्लेन में ये तीनों बॉन्ड आ रहे हैं। ओके, और टॉप से देखने में ये ऐसा दिखता है। क्लियर, कार्बोकटायन। फिर इसका अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल नहीं दिखा रहे हम। क्लियर, तो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। और कार्बोकटायन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। गॉट इट?
क्लियर। और ये यहाँ पे कुछ कार्बोकेटायंस के आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर किए गए हैं, ठीक। तो ये आप इनको देख लेना, ऑर्डर को समझ के देखना कि क्यों होगा, कैसे होगा, इनका बना के देखना कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको स्टेबल कर रहे हैं इससे, ठीक है। एक बार बना के देखना, नहीं मतलब प्रैक्टिस करना। वैसे मैं भी डिस्कस करूंगा, बट आप उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इन सभी के स्ट्रक्चर बना के एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो। यहाँ पे C6H4 का मतलब है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे P जो लिखा है इसका मतलब है पैरा। मतलब एक्चुअल में ये जो है ये आपके पास क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिखा है जिसके पैरा पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा है, ये इसका मतलब ये है। ओके। और अगर आप इफेक्ट्स भूल चुके हो कि ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है जी, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अगर ये भूल चुके हो तो इसके लिए भी वो पिछले वाली जो वीडियोस जिसमें ये इफेक्ट मैंने एक्सप्लेन करे हैं वो देख लेना। क्लियर, क्योंकि अगर इफेक्ट क्लियर होंगे तभी आपको ये फैक्टर जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं वो समझ में आएगा, और तभी ये आपके ऑर्डर बन पाएंगे। ओके। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है वो है कार्बन आयन। ऑब्वियस है, नेम से इंडिकेट हो रहा है जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर तब आता है जब वो कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हो। ओके। केमिकल स्पीसीज bearing a negative charge on carbon and possessing 8 electrons in its valence shell are called carbon ions. These are produced by heterolytic cleavage of covalent bonds in which the shared pair of electrons remain with the carbon atom. ठीक है। जैसे मान लो G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो होगा क्या, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, तो इसके ऊपर लोन पेयर आ जाए और G जो है वो पॉजिटिव बन जाए। तो ये जो कार्बन बनेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल ले लिया है G का, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन आयन। ठीक। अब सिमिलरली जैसे कार्बोकेटायन था वैसे ही कार्बन आयन की क्लासिफिकेशन कर सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके। 1 डिग्री ऐसा का जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो आगे सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री कार्बन आयन बोलेंगे। अगर वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन आयन को 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। ओके। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में क्या होता है, कार्बन आयंस के केस में बिल्कुल उल्टा, मिथाइल वाला कार्बन आयन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और 3 डिग्री वाला जो कार्बन आयन है वो सबसे कम स्टेबल होगा। रीजन क्या है, अब इसका भी रीजन वही सेम ही होगा, वो सारे फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेंगे या इस नेगेटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठा के एक एरिया पे स्प्रेड करेंगे, वो सारे फैक्टर इस कार्बन आयन को स्टेबल करेंगे। और वो सारे फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएंगे या इस नेगेटिव चार्ज को एक जगह लोकलाइज्ड कर देंगे, वो सारे फैक्टर इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटा देंगे, डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। ओके। चलो, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सॉरी, ये जो ऑर्डर आया कि मिथाइल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और 3 डिग्री जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है, ये क्यों बना ऑर्डर, अभी आपको इफेक्ट समझाने के बाद आएगा, पता लग जाएगा क्यों। इंडक्टिव इफेक्ट, आपको पता है माइनस आई इफेक्ट अगर होगा, माइनस आई इफेक्ट का मतलब जिसमें कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, ऐसा ग्रुप जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ, तो ऑब्वियस है उसका नेगेटिव चार्ज कम कर देगा, तो ऑब्वियस है जो कार्बन आयन है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप tends to decrease negative charge density of carbon ion, and if negative charge density of carbon ion decreases it means stability of carbon ion increases, carbon ion stable होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि CF3 नेगेटिव आयन, तो इसमें कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन लगे हैं, 3 माइनस आई इफेक्ट शो होंगे जिससे कार्बन का नेगेटिव चार्ज कम होगा, 3 माइनस आई इफेक्ट की वजह से ज्यादा कम होगा। अगर 2 फ्लोरीन आपस में नेगेटिव चार्ज शो करेंगे तो इनके केस में थोड़ा इतना ज्यादा कम नहीं होगा जितना इसके केस में होगा। अगर सिर्फ एक फ्लोरीन ही लगा होगा तो सिर्फ माइनस एक ही माइनस आई इफेक्ट होगा, जैसे इसके केस में 3 माइनस आई इफेक्ट हो रहे हैं, 3 माइनस आई इफेक्ट, इसके केस में 2 माइनस आई इफेक्ट, इसके केस में 1 माइनस आई इफेक्ट, और इसके केस में 0 माइनस आई इफेक्ट।
ओके क्लियर। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हो उतना ही अच्छा है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल और ये वाला कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल। अब मैं बात करूं वही कि मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है और टर्शरी जो है वो सबसे कम स्टेबल क्यों है। इसका है कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन आयन जो है उसके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। मतलब इसके ऊपर नेगेटिव ऑलरेडी है, अगर आप ऊपर से और देना शुरू कर दोगे इसको तो इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो ये डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बन के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप अगर लगे होंगे, तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करवाएंगे और इस कार्बन को नेगेटिव से और भरना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रॉन इसको इंटेंसिफाई करना शुरू कर देंगे, तो आपका कार्बन आयन जो है वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो सबसे कम स्टेबल है और मिथाइल वाला सबसे ज्यादा। Plus I effect of any group tends to increase negative charge density of carbon ion, therefore decreases stability of carbon ion sorry। इसलिए methyl carbon ion is the most stable one because इसमें कोई plus I effect नहीं है। ठीक है, 0 plus I effect है। इसके केस में 1 plus I effect है, इसके केस में 2 plus I effect है, इसके केस में 3 plus I effect है। रेजोनेंस इफेक्ट, देखो रेजोनेंस करने से तो चार्ज डिस्पर्स ही होता है। जैसे यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए भेज देगा, ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था ना। ओके, बट इस कार्बन के ये न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो डेफिशिएंसी होगी वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो ये भेजेगा उसकी वजह से ओवरकम हो जाएगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला जीरो वाला चार्ज हो गया, इसके ऊपर जीरो चार्ज हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज घूम के यहाँ पे आ गया, या आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज अब स्कैटर हो गया। और नेगेटिव चार्ज स्कैटर हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, इट मींस स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये जो कार्बन आयन है रेजोनेंस होने से कार्बन आयन स्टेबल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर बेंजाइल कार्बन आयन है वो भी स्टेबलाइज होगा। ठीक, क्लियर। इसकी भी रेजोनेंसेस बना के दिखाता हूं मैं आपको खुद दोबारा। ये आपका बेंजाइल कार्बन आयन है, ये वाला। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, बट ये वाला कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड के टूट के इलेक्ट्रॉन दोनों इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। तो आपके पास होगा क्या, यू विल गेट, जब ये दोनों इसके ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के ऊपर। जब ये वाला यहाँ पे आएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, सिमिलरली ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, क्योंकि देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 तो इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो 5 बन जाएंगे। कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 10th में पढ़ा हुआ कि टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यू विल गेट लाइक दिस। आगे से आगे फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा ऐसे करके। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ओके क्लियर। तो अब इन दी एंड दोबारा वापस उसी कार्बन पे चला जाएगा, ये हो गया। गॉट इट। तो आपके पास आप देख पा रहे हो कि नेगेटिव चार्ज यहां से चलना शुरू हुआ, यहां होता 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 वापस उसी पे पहुंच गया, मतलब नेगेटिव चार्ज इस पूरे एरिया पे स्प्रेड हो गया, एक जगह लोकलाइज नहीं रहा, वो टिक के नहीं बैठ रहा एक जगह, वो घूम रहा है। और घूमने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कम हो जाती है, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग्स लगेंगी कार्बोकेटाइन के साथ उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे। जैसे अगर कार्बन आयन ऐसा है जिसके पास 3 फिनाइल रिंग लगी हैं, ऑब्वियस है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसके ऊपर 2 लगी हैं उसमें रेजोनेंसेस कम होंगी तो वो स्टेबल भी कम होगा। जिसके ऊपर सिर्फ एक ही लगी है उसमें रेजोनेंसेस कम होंगी तो उसकी स्टेबिलिटी फिर इन दोनों से कम होगी। और मान लो जिसमें लगी नहीं है बिल्कुल ही, एग्जाम्पल के तौर पर ये मिथाइल वाला, तो मिथाइल वाला इन सब में तीनों, इन सभी में, इनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इन सभी में मिथाइल वाला जो है वो सबसे कम स्टेबल है। उसके बाद है एस कैरेक्टर।
S character of the carbon having negative charge. Stability of carbon ion increases with increase in S character of carbon carrying negative charge. जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा आपका कार्बन आयन स्टेबल होगा। ओके, मतलब अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp में s कैरेक्टर कितना होता है 50%, sp2 में s कैरेक्टर कितना होता है 33%, sp3 में s कैरेक्टर कितना होता है 25%। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ऑब्वियस है ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और इस कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है इस कार्बन के अराउंड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है ना। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है तो इसमें s कैरेक्टर कम हो गया, तो इसलिए ये वाला कार्बन आयन कम स्टेबल है एज कंपैरिजन टू दिस वन। और ये वाला जो कार्बन है इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इट मींस ये वाला कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल है। ओके, सो इसके केस में कार्बन जो है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा कंजस्टेड होगी स्पेस, ये sp है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। ठीक है, इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर जो कार्बन आयन वाला कार्बन होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है और उसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 सिग्मा वाले। तो ऑब्वियस है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो लोन पेयर है वो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही होता है और जो 3 बॉन्ड है वो तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही बनते हैं। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp3। और अगर मैं बात करूं इसकी शेप कौन सी होती है, शेप होती है इसकी पिरामिडल। ठीक है, आई थिंक मैं कार्बोकटायन की शेप बताना भूल गया। ये शेप कौन सी है, कार्बोकटायन का जो कार्बन होता है उसके अराउंड शेप कौन सी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, क्लियर। और कार्बो जो कार्बन आयन जो होता है उसके अराउंड जो शेप होती है वो कौन सी होती है, पिरामिडल। ओके, क्लियर। बट एक ऐसा कार्बन आयन है जो प्लेनर शेप वाला होता है। अब आप बोलोगे हैं ये कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे लोन पेयर ना हो तब तो ये केस होता है। याद है जब लोन पेयर कोई ना हो सिर्फ तीनों बॉन्ड पेयर हो तब तो प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। ओके, बट अगर लोन पेयर होता ही है, हमें पता है कार्बन आयन के केस में लोन पेयर होता ही है, तो अगर लोन पेयर है तो तब तो पिरामिडल ही बनेगी। बट मैं कह रहा हूं कि जो अलाइलिक कार्बन आयन होता है वो प्लेनर होता है। अब ये अलीलिक कार्बन आयन कौन सा होता है, ये वाला। ऐसे था ना, मैंने क्या बोला था, अब याद है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, इस कार्बन को एलिलिक कार्बन बोलते हैं। ओके, जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट जुड़ा उसको बोलते हैं एलिलिक कार्बन। ठीक है, जो एलिलिक कार्बन होता है, ठीक, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो कार्बन आयन बनेगा ये प्लेनर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है और ऐसे ही चलता रहता है, ये पहले इधर जाएगा वापस जब इस फॉर्म में आएगा तो ये वाली ये रेजोनेंस इधर को होनी शुरू हो जाएगी, मतलब ऐसे रेजोनेंसेस होती रहती हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक जगह लोकलाइज ना होके वो इतने एरिया पे स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये लोन पेयर यहाँ से वैनिश हो जाता है ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो ये वाला जो कार्बन आयन है अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है, फिर तो ऑब्वियस है जब कार्बन 3 बॉन्ड ही बना रहा होगा और लोन पेयर कोई नहीं है तब उसकी ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसलिए कहते हैं कि जो एलिलिक कार्बन आयन होता है या वो सारे कार्बन आयन जिनके केस में रेजोनेंस हो जाती है और उनका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो कार्बन आयन जो है वो प्लेनर ज्योमेट्री वाले होते हैं, दे आर हैविंग प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक, अब है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कार्बन आयंस। ये मैंने वेरियस कार्बन आयंस लिखे हुए हैं और उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखे हुए हैं। एक बार आपने इन सभी के स्ट्रक्चर बना के दिमाग में सोच लेना कि ये वाला ऑर्डर कैसे आया। ओके, सारे फैक्टर ये वाले ध्यान में रख के सोचना है।
ये जो 3 फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस और एस कैरेक्टर, ठीक। ये तीनों फैक्टर दिमाग में सोच के फिर इस ऑर्डर को सोचना है आपने, ओके। और सभी के स्ट्रक्चर बना के उसके बाद, क्लियर, तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये सबसे पहले है, क्यों ये सबसे एंड में है, ओके, क्लियर। एक बार प्रैक्टिस करके इनके स्ट्रक्चर बना के फिर प्रैक्टिस करके बताना मेरे को आगे क्या होगा, ठीक। फिर इनको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, a free radical may be defined as an atom or a group of atom having an odd or unpaired electron, जिसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। These are generally produced by homolytic cleavage of covalent bond। ये कोवलेंट बॉन्ड की जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है, मतलब दोनों अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाते हैं, बॉन्ड तोड़ लेते हैं, उस टाइम बनते हैं रेडिकल्स, ओके, देन यू विल गेट रेडिकल। तो ये क्लोरीन के रेडिकल बन गए लाइक दिस, ठीक। वैसे ही आपके पास कार्बन का रेडिकल भी बन सकता है, जैसे मान लो इथेन है, इथेन के केस में दोनों कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ने का सोच लिया बाय होमोलिटिक क्लीवेज, तो आपके पास दो मिथाइल के रेडिकल बन जाएंगे। ये एक परऑक्सी मॉलिक्यूल है। परऑक्सी मॉलिक्यूल में क्या की पहचान क्या होती है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड और आगे वो ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड और बना रहे होते हैं, इस बॉन्ड को परऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं, ओके। तो जब इन इस मॉलिक्यूल के ऊपर सनलाइट फॉल करवाई, तो इसने भी सोच लिया कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है ये होमोलिटिकली तोड़ लेना है, तो आपके पास दो अल्कोक्सी फ्री रेडिकल बन गए, ओके। जैसे कि हम कार्बन इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कार्बन रेडिकल की डिस्कशन करेंगे। वो रेडिकल जिसमें कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसको बोलते हैं कार्बन रेडिकल, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन रेडिकल, कार्बन रेडिकल विल बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल साइट बन रही है, अगर वो किसी भी कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको मिथाइल रेडिकल बोलते हैं। अगर वो एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको 1 डिग्री रेडिकल बोलते हैं। अगर वो दो से जुड़ा है तो 2 डिग्री, तीन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, ओके। अब आगे है स्टेबिलिटी ऑर्डर। 3 डिग्री जिसको टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल और मिथाइल वाला सबसे कम स्टेबल। बट वाई, रीजन क्या है इसके पीछे, ओके। रीजन है, एक और बात पहले समझ लो रीजन बताने से पहले, कार्बन का ये जो रेडिकल है, ये वाला रेडिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में बैठा होता है। तो इट मींस कार्बन सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं उनके साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करवाने में जा सकते हैं, ओके। अब डिस्कस करते हैं रीजंस, ठीक है। रीजन आपके पास फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए दो ही हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए वो डिपेंड करता है अल्फा कार्बन के ऊपर। जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन के केस में 3 अल्फा कार्बन है और तीनों पे 3-3 हाइड्रोजन है, मींस टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इसमें। इसके केस में सिर्फ 6 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, इसमें 3 और इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं। तो इसलिए जो टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और जो मिथाइल रेडिकल है वो सबसे कम स्टेबल है। आगे है रेजोनेंस। Allyl and benzyl free radicals are stabilized by the resonance effect। ऑब्वियस है, रेजोनेंस अगर होगी, जैसे ये रेडिकल था, ठीक, इस कार्बन ने बोला कि मैं, जैसे इस कार्बन ने इस कार्बन से डबल बॉन्ड कैसे बनाया हुआ था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया होता ना तब डबल बॉन्ड बनता है। इस कार्बन ने बोला कि मैं तेरे साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा,
डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है ही है डबल बॉन्ड बनाने के लिए जो रेडिकल की फॉर्म में पड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस होगी। एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ऐसे फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ऐसे कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कंप्लीट एरो से। ओके, मतलब ये वाला जो ये वन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाता है, फिश हुक एरो बोलते हैं इसको। ओके, और ये जो कंप्लीट एरो है ये दो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे हुआ, और ये वाला कार्बन जो है ये का रेडिकल बन गया। तो आप कह सकते हो रेडिकल यहाँ से उठ के यहाँ पे बन गया, यहाँ पे रेडिकल खत्म हो गया इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पे रेडिकल बन गया। क्लियर। तो ऐसे रेजोनेंस से रेडिकल की जो साइट है वो एक जगह पे ना रह के पूरे एरिया पे स्कैटर हो जाता है, और रेडिकल जितना ज्यादा स्कैटर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। रेडिकल है ये चार्ज नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसको कम या ज्यादा करने का सवाल नहीं उठता, इसको बस आप स्कैटर कर सकते हो। जितना ज्यादा स्कैटर करोगे उतना ही ज्यादा आपका रेडिकल स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए रेडिकल को स्टेबल करने के लिए सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर और रेजोनेंस फैक्टर। ओके, क्लियर। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं काउंट होता, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो चार्जेस को कम या ज्यादा करने के लिए हो सकता है ना, ये तो रेडिकल है, ये चार्ज नहीं है। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का कोई फैक्टर नहीं पड़ता, इसलिए हम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ते भी नहीं है इसमें। ओके, स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके, अब जैसे आपके पास ये बेंजाइल रेडिकल है, बेंजाइल रेडिकल। अब इसकी रेजोनेंसेस बना के बताता हूँ जैसे पिछलों की बनाई है। ये रहा आपका बेंजाइल रेडिकल। ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसने भी बोला चल मैं भी डाल दूंगा, डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस कार्बन को इसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया। तो आपके पास क्या होगा, यू विल गेट, ये कार्बन रेडिकल बन जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आगे ये ठीक है, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके रेडिकल बन जाएगा। ओ सॉरी, कंप्लीट एरो बना दिया यहाँ पे ऐसे, और ये वाला रेडिकल, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रेडिकल की फॉर्म में ले आएगा। यू विल गेट दिस। तो ऐसे ही आप कह सकते हो रेडिकल जो है वो मूव कर रहा है पूरे रिंग के ऊपर। रेडिकल अब यहाँ पहुंच गया। ओके, अब रेडिकल जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, इस कार्बन पे आ गया रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल यहाँ से घूमता घूमता इस पूरे एरिया पे स्प्रेड होके वापस पहुंच गया। ठीक, क्लियर। तो इट मींस रेडिकल इस पूरे एरिया पे स्कैटर्ड हो जाता है। गॉट इट। तो इसलिए बेंजाइल रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऐसे हो जाता है। ये रेजोनेंस प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस प्रैक्टिस ना करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। देख लेना। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और उसके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, जिसमें उसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इसी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में बड़ा होता है। ओके, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है इसकी ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड होती है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ओके, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिडाइज्ड परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। ओके, तो ये इनकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। और रेडिकल की स्टेबिलिटी का, कुछ रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किया हुआ आपस में। ठीक, ये क्यों आया ऐसे, ये अब आपने पहले प्रैक्टिस कर लेना है, इन सभी के स्ट्रक्चर बना के देख लेना है, उसके बाद आप मेरे को बताओगे क्यों आया ऐसे। और जो नहीं समझ आएगा देन वी विल डिस्कस इन क्लास। ओके, सो दैट्स इट विद रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। दो तरह के और होते हैं, कौन कौन से, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स, बट दीज आर नॉट इन योर बोर्ड सिलेबस। ओके, अब लास्ट आपका एक लेक्चर रह गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, वो है कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस।
ओके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि ये वैसे आप +2 में सारे टाइप्स के रिएक्शन देख ही लोगे। बट आपको शुरू में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है। ये सारा हम पढ़ेंगे। ये कल का एक ही लेक्चर का काम है, ये कल हो जाएगा। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे।